गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड का चौथा अध्याय मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखा गया। पाठ का परिचय देने से पूर्व मैं आपको सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का परिचय देना चाहूँगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एक प्रतिभावान साहित्यकार हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में सन 1927 में हुआ। इन्होंने सन 1949 में इलाहाबाद से एमए की परीक्षा पास की थी। इनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद से हुई। वे अध्यापक तथा आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर के रूप में काम करते रहे। ये हिंदी साहित्य की दिनमान पत्रिका में उपसंपादक और पराग पत्रिका, जो कि बाल पत्रिका थी, पराग पत्रिका के संपादक रहे। इनका प्रसिद्ध कविता संग्रह है खूंटियों पर टंगे लोग, और जिसके ऊपर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया। सन 1983 में इनका आकस्मिक निधन हो गया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। जब हम इनकी रचनाओं की बात करते हैं तो कविता संग्रह के रूप में कुआनो नदी, काठ की घंटियाँ, खूंटियों पर टंगे लोग तथा जंगल का दर्द। जब नाटक की बात करते हैं तो इनके द्वारा लिखा गया नाटक है बकरी। कहानी संग्रह की बात करते हैं तो इनका प्रसिद्ध कहानी संग्रह है लड़ाई। लेख संग्रह की जब हम बात करते हैं तो चर्चे और चरखे के नाम से इनका लेख साहित्य प्रमुख है। जब इनके द्वारा रचित बाल साहित्य की बात करते हैं तो लाख की नाक, बतूता का जूता, भों भों खो खो, ये इनके द्वारा लिखे गए बाल साहित्य हैं। अब बात करते हैं इनकी उपन्यासों की। उपन्यासों के अंतर्गत इनके द्वारा लिखे गए हैं पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल। जब हम इनकी भाषा शैली की बात करते हैं तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की भाषा सरल, सहज, व्यावहारिक, भावपूर्ण एवं प्रवाहमयी दिखाई देती है। इनकी भाषा में क्लिष्टता अर्थात कठिनाई रंच मात्र भी नहीं है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इनके द्वारा लिखित एक ऐसा संस्मरण है जिसमें फादर बुल्के से जुड़ी यादों का वर्णन है। इस संस्मरण में लेखक ने फादर से जुड़े अंतरंग प्रसंगों का चित्रण किया है। एक स्थान पर लेखक फादर की मृत्यु की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जहरबाद एक गैंग्रीन नाम का दुस्साध्य फोड़ा होता है जो बहुत तकलीफ देता है, जिसकी रगों में दूसरे के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त कुछ नहीं था। उसके लिए आखिर इस जहर का विधान क्यों? लेखक ने अपने इस संस्मरण में तत्सम, तद्भव, विदेशी, देशज शब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है। लेखक की भावपूर्ण शैली का जब हम उदाहरण देखते हैं तो हमें यहाँ पर एक पंक्ति दिखाई देती है कि फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था, और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। सर्वेश्वर की पहचान मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्यम वर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में हमें देखने को मिलता है।
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना स्तंभकार थे। मतलब आप देखना न्यूज़पेपर में एक स्तंभ आता है, उस स्तंभ का लेखन कार्य करने वाले थे। सर्वेश्वर जी एक स्तंभकार थे और चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे उसमें इनके द्वारा बेबाक सच कहने का साहस दिखाया गया है। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता दिखाई देती है। कहा जाता है संस्मरण क्या होता है, तो मैं बता दूं, संस्मरण स्मृतियों से बनता है, यादों से बनता है, और स्मृतियों की जो विश्वसनीयता होती है, मतलब स्मृतियाँ कल्पना जनित नहीं होनी चाहिए बल्कि विश्वास से योग्य होनी चाहिए, और वो विश्वसनीयता ही उन स्मृतियों को महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा गया सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का ये संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने आप को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम यूरोप के रेम्स चैपल शहर में, जो गिरजों पादरियों, गिरजा जानते हो, ईसाई धर्म का जो पूजा स्थल होता है उसे गिरजाघर कहा जाता है। गिरजों पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया भारत को। भारत आकर फादर बुल्के पूरी तरह भारतीयता के रंग में रंग गए। वह सन्यासी का संकल्प लेकर सन्यासी तो बन गए, परंतु मन से सन्यासी नहीं बन सके। फादर बुल्के एक सन्यासी तो थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं थे। उन्होंने लोगों से संबंध बनाए तथा उनका निर्वाह भी किया। फादर के मन में सभी के प्रति अपार करुणा का भाव देखने को मिलता है। उन्होंने भारत के लोगों तथा हिंदी भाषा की अपार सेवा की। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में देखने को मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है तब तक फादर को याद किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना जो पीएचडी का वर्क था, जो थीसिस का वर्क था, शोध प्रबंध राम कथा और उत्पत्ति के नाम से लिखा। इसलिए एक विदेशी होते हुए भी इनको भारतीयता के रंग में रंगा देख करके, राम कथा का विकास करता हुआ देख करके ऐसा लगता है कि वो जन्म से भले ही विदेशी थे परंतु पूर्णतः भारतीय थे। तो जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के प्रति अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। ये जब भी किसी मंच पर खड़े होते थे तो हिंदी के लिए अकाट्य तर्क दिया करते थे, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने पर जोर दिया करते थे। आज भारतीयों के द्वारा भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी का अपमान करते देख करके उन्हें बहुत दुख होता था, इसलिए वो हर मंच से इस तकलीफ़ को बयान करते थे। आखिर में जब उनकी मृत्यु हुई तो एक ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में सबके प्रति करुणा का भाव, ममता, अपनत्व और प्रेम का भाव था, वो असाध्य पीड़ा से ग्रसित हुआ। गैंग्रीन नाम का फोड़ा उसके हुआ और उससे उसकी मृत्यु हुई। इस प्रकार से फादर ने भारत और भारत की भाषा, राष्ट्रभाषा और सबकी सेवा की। धन्यवाद।